जय हिंद साथियों, मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे छात्रों को इतिहास, भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। साथ ही में मुझे आप दुनिया के सबसे छोटे इतिहासकार के रूप में जानते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपनी पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था के ऊपर लेक्चर सीरीज को शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का पहला पार्ट यानी कंपनी रूल के ऊपर, जब कंपनी रूल भारत में चल रहा था तो सन 1773 से लेके सन 1853 तक उसके इन दोनों सालों के बीच में जितने भी कानून आए, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो या फिर आखिर का आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इन सारे के सारे कानूनों में, इन सारे के सारे एक्ट हम लोगों ने ये जाना कि किस तरीके से आपका जो सेंट्रलाइजेशन था इंडिया में। अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ में अगर आप देखेंगे कि पहले अगर हम लोग 1773 को देखें तो पहले आपका सेंट्रलाइजेशन जो था वो यहाँ पे आया और धीमे धीमे करके वो बढ़ता ही गया और यहाँ तक आ गया। तो फिर धीमे धीमे करके ब्रिटेन अपनी तरफ, यानी जो ब्रिटेन की सरकार थी वो अपनी तरफ पूरा का पूरा कंट्रोल खींचने की कोशिश कर रही थी, खींचने का प्रयास कर रही थी कि किस तरीके से उसके हाथ में कंपनी की पावर्स आती जाए। सन 1773 का कानून ही इस वजह से लाया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो भी करप्शन और जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी उसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। और लास्ट तक 1853 तक आते आते हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर जो थी वो नील कर दी जाती है, नील बटे सन्नाटा, जीरो कर दी जाती है। उससे उसके जो मोनोपोलीज थी वो छीन ली गई, भारत में पहले ट्रेड में छीनी गई और आगे चल के उसका जो चाइना में जो चाय का था मोनोपोली वो भी छीन लिया गया। और आखिर तक आते आते 1853 तक आते आते वो केवल और केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही रह गई थी, जो कि केवल और केवल इंडिया को मैनेज और कंट्रोल कर रही थी। लेकिन जो मेन कंट्रोल था वो तो ब्रिटेन के राजा और रानी के हाथ में, यानी सरकार के हाथ में था। कंपनी के पास बहुत कम पावर्स थे उस समय तक आते आते। जैसे 57 में क्रांति होती है, आप देखेंगे कि जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, सिपाही म्यूटिनी हुआ, जिस भी नाम से आप उसको बुलाएं, जब क्रांति हुई भारत में तब आप देखेंगे कि किस तरीके से माहौल बदलता है। जो हम लोगों की आप देखेंगे कि जो जीओयूटी थी, गवर्नमेंट ऑफ यूके, उसके मन में बस एक मौका चाहिए था, उसको एक मौका चाहिए था, मौके का ही इंतजार था कि किस तरीके से उसको एक बहाना मिले और वो इंडिया से कंपनी का रूल हटा दे। हालांकि प्रैक्टिकली तो वो हटा ही चुकी थी, मेन कंट्रोल तो उसी का था, लेकिन ऑफिशियली भी किस तरीके से वो इंडिया से हटा दे ईआईसी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ले आए जीओयू के, या फिर आप देखेंगे कि हर मैजेस्टी का रूल। तो फिर आप देखेंगे कि जब क्रांति हुई तो उन लोगों को एक बहाना मिल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ज्यादा पावर्स है नहीं, वो मैनेज नहीं कर पा रही है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि गुड गवर्नेंस एक्ट, जिसको आप देखेंगे कि जो आपका ये यहाँ पे अभी लिखा नहीं, लिख लीजिए कि आपका गुड गवर्नेंस एक्ट आता है, जीजीए। ओके, गुड गवर्नेंस एक्ट के तहत आप देखेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको उठा के फेंक दिया जाता है और अब रूल आता है हर मैजेस्टी का। और इंडिया के ऊपर जो कंट्रोल था, इंडिया के टेरिटरीज पे, इंडिया के रेवेन्यू पे, वो सबका सब आ जाता है राजा रानी यानी क्राउन के पास, ताज के पास। और आप देखेंगे कि अब जो इंडिया में रूल होगा वो होगा इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी यानी रानी के हाथ में, रानी की बदौलत भारत में रूल होगा। यार भारत में उस समय तो बहुत बड़ा रीजन था कंपनी के अंडर। आप देखेंगे कि इसी एक्ट के तहत आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का एबॉलिशन हुआ, उसको उठा के फेंक दिया गया। आप देखेंगे कि इसके जितनी भी पावर्स थी, इसमें सारी की सारी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया किसके पास, क्राउन के पास। पावर्स कैसी, वो या तो रेवेन्यू में हो, चाहे तो पॉलिटिकल पावर्स हो, चाहे वो टेरिटोरियल पावर्स हो, सारे टाइप के पावर्स जो थी अब वो चली गई किसके पास, सरकार के पास। कंपनी के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया में जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रूल चल रहा था, अब वो वाइसरॉय बन गए। सिस्टम वही है, बस उसके नाम बदल दिए गए। उसका आप देखेंगे कि आपने जो लेंस लगाया वो बदल दिया गया, बाकी सिस्टम तो वही काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे फिर आप देखेंगे कि जो डबल गवर्नमेंट था, यानी डबल गवर्नमेंट आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पीओसी,
और सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बीओसी और सीओडी का जो अपना डबल गवर्नमेंट जिस दिन आशा बुलाए, वो जो रूल चल रहा था उन दोनों को भी उठा के फेंक दिया गया, क्योंकि अब काम ही नहीं है, पॉलिटिकल और कमर्शियल अलग अलग करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सबका सब तो अब क्राउन के हाथ में ही चला गया। तो इन लोगों ने बीओसी और सीओडी को भी हटा के फेंक दिया। आगे आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी होता था, एक नया ऑफिस अपॉइंट किया गया जो कैबिनेट का ही पार्ट होता था और सीधा सीधा पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होता था, राइट, सीधा सीधा पार्लियामेंट को। यानी अब ये लोग ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन रूल है उसका ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के करीब लाना चाह रहे हैं। तो जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम से एक नया ऑफिस अपॉइंट किया गया जो कि पार्लियामेंट में अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल था, प्लस वो कैबिनेट का भी पार्ट होता था ब्रिटेन की सरकार का। समझ रहे हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली वो इंडिविजुअल होता है जिसके पास मेन अथॉरिटी होती थी कि किस तरीके से आप भारत में रूल करोगे, बट वो भारत में नहीं बैठता। भारत में कौन बैठता था? आपका वाइसरॉय बैठता था। भारत में तो वाइसरॉय बैठेगा, दो दो मेन ऑफिस भारत में कैसे बैठेंगे? एक भारत में बैठेगा, एक लंदन में बैठेगा ना। तो जो लंदन में बैठने वाला था उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस का आ गया, एसओएस का, और वो बेसिकली कैबिनेट का ही पार्ट था, एक तरीके से कहा जाए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट था, और उसी में रिस्पॉन्सिबल भी था, बट उसके हाथ में पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल और अथॉरिटी थी, यानी कोई भी चीज उसके नाम से ही होगी। मेन हेड होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री अगर वाइसरॉय था तो राष्ट्रपति कौन था? आपका एसओएस था। हालांकि राष्ट्रपति के जगह पे राजा रानी बैठते थे, बट इन रियलिटी कौन था? एसओएस। ठीक है, क्योंकि उसी के हाथ में मेन अथॉरिटी थी। आगे आप देखेंगे कि इसी का एक 15 लोगों का एक एडवाइजरी काउंसिल भी अपॉइंट किया गया, जिसमें आप देखेंगे कि सेक्रेटरी इन काउंसिल को आप देखेंगे कि कुड बी स्यूड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर किसी को भी सेक्रेटरी इन काउंसिल है, क्योंकि हर जैसे आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल था, जीजीआईसी, तो ऐसे आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा एसओएस, उसका एक काउंसिल बैठाया जाएगा। काउंसिल क्यों बैठाया जाएगा भाई? अब देखिए, अगर कोई भी बड़ा मुद्दा आता है तो अगर उसके ऊपर केस होना है तो इंडिया में भी हो सकता है, यहाँ के प्रोविंशियल कोर्ट्स में, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ इंग्लैंड में भी हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एक नई चीज आ गई कि अगर हमें केस चलाना है तो हम भारत में भी कर सकते हैं और इंग्लैंड में भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोविजन था। और बाकी आप इसी तरीके से देखेंगे, आई होप मैंने कोई चीज मिस नहीं की है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका लोग कहेंगे कि ज्यादा कुछ चेंज तो आया नहीं है, जैसे चल रहा था वैसे ही है। वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे आपने जीजीआई को वाइसरॉय कर दो, चाहे आप आज के समय का जो राष्ट्रपति हो गया उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर दो, बात तो वही रहेगी ना। तो आपने एसेंस चेंज नहीं की है, चीज वैसी ही है, बस आपने उसका नाम बदल दिया और उसकी पोशाक बदल दिया। ठीक है, चीज वैसी की वैसी ही है, अंदर से काम भी वही कर रहा है, अंदर से कंपनी भी वही चल रही है, अंदर से सब कुछ वही चल रहा है। बस जो कंपनी का नाम है और कौन उसको ओन करता है वो चेंज है, बाकी कंपनी तो वही चल रही है, जो उसको पहले करना था वही वही कर रहा है। सिंपल सी चीज है ना। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से आपकी एक नई टाइप की एक गवर्नमेंट आती है जो कि अब चलेगी हर मैजेस्टी के हाथ में, राजा रानी के हाथ में, ताज के हाथ में, यानी क्राउन के हाथ में। और कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है भारत में क्राउन रूल का। तो साथियों, अब हम लोग आगे चलेंगे अपने इसी लेक्चर में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सन 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, जीओआई एक्ट के बाद, हमारा आईसीए यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है 1861। अब वैसे लोग कई सारे सोच रहे होंगे कि यार पहले तो 20-20 साल में आता था, 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, एकदम से 1858 में आ गया। तो क्या अब 20 साल नहीं चलेगा? नहीं। देखिए, अब ना किसी चार्टर की बाउंडेशन है, ना कोई मोनोपोली एक्सटेंड करने की बाउंडेशन है। अब सरकार का, अब क्योंकि सरकार के हाथ ही में है, तो फिर अब किस चीज का एक्सटेंशन, अब किस चीज की टाइम बाउंडेशन? तो अब जब भी उसको लगेगा कि अब हमें कानून लाना चाहिए, तब वो ला सकती है। तो ये एक नया बदलाव लाया गया इसमें। अब देखिए, तो आईसी 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आप देखेंगे कि जो पहला सबसे बड़ा चेंज लाया गया कि हम लोगों ने 1857 की क्रांति में अलग अलग जगह देखा कि जब जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन लोगों ने खुद को भी थोड़ा सा अलग कर लिया था, या फिर ये हल्का सा भी शो कर दिया कि जो भारतीय सैनिक है और जो अंग्रेजी सैनिक हैं, अंग्रेजी अधिकारी हैं,
वो थोड़ा सा अलग हो गया या फिर दोनों के सेंटिमेंट्स आपस में मिलते नहीं है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीजन हो गया। कानपुर में भी आप देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है, तो कई बार जब अंग्रेजी अधिकारी अपनी प्रोटेक्शन की वजह से जब अपनी खुद की घेराबंदी कर ली थी अपनी अलग जगह पर, तो कई सारे भारतीय सैनिकों को लगा कि क्या भी मेरे जो अधिकारी हैं जिन पे हम लोगों ने इतनी लंबे समय से सेवा की है, क्या इन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या ऐसा है हम लोग इस चीज के लिए सेवा कर रहे हैं कि हम पे भरोसा ना करें? तो इसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब अंग्रेजी सरकार ने ये सोचा कि अब हम लोग को भारतीयों को सिस्टम के करीब लाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा सिस्टम के साथ। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारतीयों को हम लोग जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, किस तरीके से कानून बनाने के प्रोसेस में हम लोग उनको इंक्लूड करें, वो करने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि 1861 में, 1891 में, और आप देखेंगे कि आपका जो 1909 का भी कानून आया उसमें भी आप यही सेम चीज देखेंगे कि किस तरीके से वो लोग भारतीयों को इंडियन काउंसिल्स में ऐड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? आप देखेंगे कि जो वाइसरॉय का काउंसिल था उसमें लोगों ने 3 लोगों को ऐड करने का, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनाने का इन लोगों को अलाउ कर दिया गया वाइसरॉय के काउंसिल में। भारतीयों को नॉन ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल बट नॉन ऑफिशियल, जिसमें पहले 3 थे राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला और आपके राजा सर दिनकर राव। देखेंगे कि इन 3 लोगों को सबसे पहले, जो हम लोग का वाइसरॉय का काउंसिल आएगा, सबसे पहले 3 भारतीय थे जिन लोगों को उसके काउंसिल में ऐड किया गया, बट नॉट ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो यानी पावर्स केवल नाम की थी, ऑफिशियल पावर्स नहीं थी उनके पास। वैसे ही आप देखेंगे कि जो आपके मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी, मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों की जो पावर्स आपकी छीन ली गई थी आके कंपनी के रूल के दौरान। और आप देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो आपका सेंट्रलाइजेशन था वो बढ़ गया था, कि सारी की सारी पावर जो थी आइदर वो लंदन के पास चली गई थी या तो वो आके आ गई थी कहाँ पे, बंगाल के पास। ऐसे टाइम में प्रेसिडेंसीज के पास से लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई थी, हम लोगों ने ये देखा था, और केवल बंगाल के पास सारी पावर्स आ गई थी। तो इस तरीके से आप देखें कि यहाँ से जो सेंट्रलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया था उसको किस तरीके से हम लोग डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस इस एक्ट से शुरू होगा। और पहला कदम क्या था कि हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स क्या दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं स्टेट लेवल पे, प्रेसिडेंसी लेवल पे मद्रास और बम्बई। आप देखिए कि नए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लाए गए इसी एक्ट के अंतर्गत, बंगाल में, पंजाब में और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में। जैसे आप देख सकते हैं 62 में, 86 में और 97 में ये चीज है। और बाकी आप देखें कि जो लॉर्ड कैनिंग थे जो कि पहले वाइसरॉय बने, जो कि 1858 से पहले वो भी जीजीआई थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और जब हम लोगों का रूल चेंज हुआ, जब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसरॉय हो गए। बंदा वही था, बस नाम बदल गया। तो वही मैं कह रहा था कि कैनिंग का जो पोर्टफोलियो सिस्टम ये 1891 में लाए थे, सॉरी 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 1891 अभी आया भी नहीं, 1891 नहीं, 1859 में, 1859 में आप देखेंगे कि ये जब लाते हैं तो फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। तो इस एक्ट के बाद उसको ऑफिशियली लॉ में भी लिख दिया गया कि हाँ यार ये कानून है हम लोगों के पास, यानी वो अनऑफिशियली था, वो ऑफिशियल हो गया था। बाकी वाइसरॉय के पास ये भी पावर आ गई थी कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आज भी राष्ट्रपति के पास पावर है ऑर्डिनेंस पास करने की, और वो 6 महीने तक के लिए जिंदा हो सकता था, वो ऑर्डिनेंस सर्वाइव कर सकता था, वो इमरजेंसी टाइम में होता था। जो कि ऑब्वियस सी बात है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस लॉ को या फिर उस मुद्दे को ले जाना ही नहीं पड़ता था, वो अपने मन से पास कर देते। और कुछ सॉरी और कुछ इसी तरीके से आप देखें कि किस तरीके से हम लोगों का बदलाव लाया जाता है भारत को, भारतीयों को हम लोग किस तरीके से काउंसिल में लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करें, इंक्लूजन लाए, अलग ना करें, ताकि फिर से क्रांति जैसी कंडीशन ना बने। ये अब हम लोग आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्ट के लिए। तो साथियों अब हम लोग आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, जो कि होगा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, यानी ICA 1892। तो अब आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे पहले 3 ऐड किए गए, और अब धीमे धीमे वो लोग संख्या बढ़ाएंगे। तो आप देखिए कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या थी वो बढ़ाई गई, पर अभी भी जो ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी मेजॉरिटी अभी भी थी। यानी इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि हालांकि वो लोग इंडियंस का इंक्लूजन बढ़ा रहे थे, पर वो लोग पूरी पावर इंडियंस को नहीं दे रहे थे, नॉन ऑफिशियल थे, बट ऑफिशियल की मेजॉरिटी थी। समझे? यानी इंडियंस को आप पोस्ट दे रहे हो, बस पावर नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से होगा।
बाकी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन का प्रोसेस आप देख लीजिए कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सीएलसी में वाइसरॉय करेगा, किसके रिकमेंडेशन पे, कैलकाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। वैसे ही अगर आपका सेंट्रल लेवल पे ऐसे हो रहा है तो प्रोविंशियल लेवल पे अगर अगर सेंट्रल लेवल पे पीएलसी कर रहे हैं तो फिर आप देखें कि पीएलसी वाले लेवल पे प्रोविंशियल लेवल पे कौन करेगा, लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज में कौन आएगा, लोकल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स आएंगे, और फिर आपके जमींदार, म्यूनिसिपैलिटीज और आपके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वगैरह। तो कुछ इस तरीके से आकर प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पे होगा ऑफिशियल मेंबर्स का नॉमिनेशन। ठीक है। बाकी आप देखें कि जो एलसीसी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उन लोगों को पावर दे दी गई एड्रेस करने की एग्जीक्यूटिव को, और बाकी बजट को डिस्कस करने की भी पावर इन लोगों को अब मिल गई थी। तो अब आप देखें कि धीमे धीमे करके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स लाए जा रहे हैं। कहते नहीं कि ऐसे आपने पहले पूरा स्ट्रक्चर बना दिया बट आपको लग रहा है कि इससे कुछ कमियां हैं, तो कमियों को सही कर रहे हैं धीमे धीमे करके। जो गलतियां हैं या फिर कुछ जो चीजें पहले आपने सोचा कि पहले वाले प्रोसेस में नहीं कर सकते थे लेकिन आप करना चाहिए, तो आप धीमे धीमे करके इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो। धीमे धीमे करके जो एक टाइम पे सेंट्रलाइजेशन एकदम ऊपर तक आ गया था, आप उसको वापस सेंट्रलाइजेशन को डाउन ले जा रहे हो। तो कुछ इस तरीके से आपका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा। ठीक है। यानी ये कैसा रहेगा, एक ट्रायंगुलर टाइप में कि 1773 से शुरू और धीमे धीमे करके 1853 तक आते आते कि आपका इंक्रीज आ गया था, और 1853 के बाद से आप देखेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन आपका हो गया था शुरू। तो कुछ इस तरीके से आपकी कहानी चलेगी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 की। अब मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्ट के ऊपर। तो साथियों अब हम लोग आगे चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, जो कि होगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909, जिसको आईसीए 1909 यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से, पहले तो देख लेते हैं नामकरण कैसे हुआ। मॉर्ले जो थे वो एसओएस भाई साहब थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और मिंटो जो थे वो वाइस, सिंपल। बाकी आप देखेंगे कि अब जो हम लोग का काउंसिल्स की क्योंकि बात ही चल रही है, तभी पूरी काउंसिल सीरीज भी चल रही है, तो ये जो काउंसिल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। ये बड़ा बदलाव क्या था, ऐसा क्या हो गया भाई 10 साल में 1892 के बाद। तो ये कहानी ये चलती है कि सीएलसी में, सीएलसी मतलब कैंपस लॉ सेंटर नहीं है, सीएलसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी यू, बल्कि सीएलसी यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसमें आप देखेंगे कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी ये तो रिटेन की गई, बट जो नंबर्स थे उसको 16 से 60 कर दिया गया। बहुत मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा बदलाव लाया गया। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव, पीएलसी में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में नॉन ऑफिशियल्स की मेजोरिटी को क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। यानी अब नॉन ऑफिशियल यानी अब भारतीयों की भी मेजोरिटी हो सकती थी, समझ रहे हैं। और इसमें नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज किया गया, जैसा कि मैंने बताया प्रोविंशियल लेवल पे भी इंक्रीज आया था, लेकिन हर जगह सेम नहीं था कि अगर यहाँ पे 10 से 30 हो गया तो हर जगह 10 से 30 हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंसेस आए गए, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं था, अलग अलग था। वैसे ही आप देखेंगे कि आप डिलिबरेटिव फंक्शंस भी ले आए गए, यानी अब वो लोग अलग अलग मैटर्स को और ज्यादा इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर सकते थे। बहुत ज्यादा अब थोड़ा सा लिबरलाइजेशन हुआ इसमें। और सबसे बड़ी चीज, सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया मुस्लिम्स के लिए, मोहम्मदन कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर आप सोचें कि ये क्या हो, सेपरेट यानी अलग, इलेक्टोरेट यानी इलेक्शन से कुछ रिलेटेड है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई मुस्लिम लीडर है तो मुस्लिम लीडर को कौन इलेक्ट कर सकता है, मुस्लिम वोटर्स ही इलेक्ट करेंगे। आगे चल के ये अलग लोगों के लिए भी लाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले केवल और केवल मुस्लिम्स की बात है। आगे आप देखेंगे कि इसको लाने का मेन श्रेय किसको जाता है, ये जाता है भाई साहब मिंटो जी को। मिंटो कौन थे, आपके वाइस में, जैसे कि मैंने बताया, उनको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट की इनको फादर कहा जाता है, और यहीं से आपका मेन था है। तो फिर थोड़ा सा डिवीजन टाइप के शुरू हुए मुस्लिम्स और बाकी सारी कम्युनिटीज में भारत की, जो कि आप देखिए कि आगे चल के एमएल को, मुस्लिम लीग को भी थोड़ा सा फायदा करता है यहीं से। ओके। और बाकी जो इंडियंस थे उनको वाइसरॉय के, अभी तक तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही आने देते, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी आने दिया गया। और जैसे कि मैंने बताया कि पोर्टफोलियो सिस्टम था, सबको अपने अपने पोर्टफोलियो मिलता था। तो एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आपने क्या दे दिया, लॉ का दे दिया, लॉ का मेंबर उनको बना दिया, लीगल मेंबर। और कुछ इस तरीके से आपकी कहानी चलेगी किसकी,
मॉरलिमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 अब बहुत मेजर बदलाव लाएगा इसके अंदर। ओके, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर या फिर नेक्स्ट लॉ के ऊपर, जो कि होगा 1919 का एक्ट। साथियों, अब मैं आगे चलना चाहूंगा अपने नेक्स्ट एक्ट के ऊपर, जो कि होगा मॉन्टाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, जिसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली बात है, मॉन्टाग्यू उस समय के एसओएस थे और चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम के अपने वाइसरॉय थे। अब इस कहानी में भी बहुत मेजर बदलाव लाए गए, जैसे एक नया ऑफिस बना दिया, आईएससी इंडियन हाई कमीशन लंदन, जिसको एसओएस की कई सारी पावर्स ट्रांसफर कर दी गई। वैसे ही 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर जो वाइसरॉय के काउंसिल के थे, उनमें से 3 को इंडियन होना चाहिए था, ऑब्वियसली कमांडर इन चीफ को छोड़ के। बाई कैमरलिज्म ले आए गए सेंट्रल लेवल पे, यानी 2 सदन होंगे, राइट, एक सदन नहीं होगा। और उसी तरीके से मेजोरिटी ऑफ द बाई कैमरल मेंबर्स को आप देखें कि डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट किया जाएगा, यानी जनता चुनेगी, बट इसमें यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी नहीं होगी, जो कि आज के समय भारत में लिमिटेड होगी। किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन के बेसिस पे आपका ये निर्धारित किया जाएगा कि आप वोट कर सकते हो कि नहीं। बट ऑन पेपर तो डायरेक्ट इलेक्शन आ ही चुके थे, चाहे वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी क्यों नहीं रही हो। फिर सेपरेट इलेक्टोरेट भी ले आएगा सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और इंडियन ईसाइयों के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जो 2 लिस्ट थी, अब इसी से 2 लिस्ट का निर्माण हुआ, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, क्योंकि आप आज के समय में भी हमारे 7वें शेड्यूल में देख सकते हैं संविधान के। अब सेंट्रल और प्रोविंशियल में भी, प्रोविंशियल में आप देखेंगे कि ट्रांसफर्ड लिस्ट आ गई और दूसरी आई आपकी रिजर्व लिस्ट। ट्रांसफर्ड में क्या था कि गवर्नर और आपके मिनिस्टर्स करेंगे इसको, इसके ऊपर डिसीजंस लेंगे, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि मिनिस्टर्स आ गए ना इस पे। फिर आप देखेंगे कि रिजर्व लिस्ट में गवर्नर तो होगा ही, बट साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आ जाएंगे, इस वजह से लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, फिर आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके से कई सारे बदलाव लाए गए। जैसे अब ये लोग क्या कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ जाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग का ये मेसअप ना रहे, थोड़ा सा इसको यूनिफॉर्म कर देते। वैसे अब देखिए कि प्रोविंशियल बजट जो था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया गया, प्रोविंस जो थे वो अपने बजट के ऊपर काम कर सकते थे। वैसे ही आपका आज का यूपीएससी सीपीएससी का निर्माण हो चुका था सन 1926 में। इंडियन सिविल सर्विसेज के जो भी चुनाव हो सकते हैं या फिर जो चुनने की चीज है एग्जामिनेशंस की, आईसीएस ऑफिसर्स बनाने की, वो सब सीपीएससी को दे दिया गया, जो कि 1926 में बनी। तो आप एक तरीके से देख रहे हैं कि अब इस पॉइंट तक आते आते डायरकी आ गई कि ये जो इन लोगों ने 2 लिस्ट बनाने का काम किया ना, लेकिन ये फेल कर गया, ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, ये हो ही नहीं पाया। बट जो आप बाकी रिफॉर्म्स देखेंगे, लाइक बाई कैमरलिज्म, डायरेक्ट इलेक्शन, सेपरेट इलेक्टोरेट, और आपका ये आईएससी वाला हालांकि उतना प्रमुख नहीं था, 6 में से 3 भारतीय, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं और इतने बहुत बड़े मेजर बदलाव हैं जो आज के समय में भी आप देख सकते हैं, आज के समय में भी एग्जिस्ट करते हैं। पर अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम को देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें हो गई। इसके अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो इम्प्लीमेंटेशन पे भी तो कोई देखना चाहिए ना, कि आपने लॉ बना के रख दिया। इसी वजह से 10 साल बाद कहा गया कि इस एक्ट के 10 साल बाद आके एक कमीशन आएगा, मतलब उस समय तो साइमन, ऑब्वियसली सर जॉन साइमन का तो डिसाइड हुआ नहीं था कि यही आएंगे, लेकिन एक ऐसे कमीशन का निर्माण होगा आज से 10 साल बाद, जो कि इस पूरी की पूरी पॉइंट ऑफ पूरा जो एक्ट था इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे कि साइमन कमीशन का 10 साल बाद जाके अपॉइंटमेंट होता है, 1927 वाला। अभी हम लोग इसको 2 मिनट बाद देखेंगे, पहले हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं जो कि आपके 1930s की है। देखिए 1930s में आप देखेंगे कि एक तरीके से, एक सेकंड, 1930s में, एक सेकंड क्योंकि थोड़ा सा अलग हो जाए क्योंकि सब ब्लू ब्लू ही दिख रहा है। तो 1930s में रैमसे मैकडोनाल्ड, अभी इनको आरएम लिख देते हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी चीज है। इसको क्या कहा गया, कम्युनल अवार्ड्स। ओके, कम्युनल अवार्ड नाम से एक चीज लाई। ओके, कम्युनल अवार्ड से क्या किया गया, इन लोगों ने, ये कोई अवार्ड नहीं था कि इन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, नहीं। कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ कि हम लोग सिखों को, भारतीय ईसाइयों को
एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को, मुस्लिम्स को, मुसलमानों को, इन सबको दे तो रहे हैं, बट एक नई चीज ले आएंगे जो कि बहुत खतरनाक हो सकती थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस जो आज के समय की मानसिक दिक्कत नहीं, वो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी हमारे समाज ने जिस लोगों को, जिस ग्रुप ऑफ पीपल को सैकड़ों हजारों वर्षों से अपने समाज से वंचित करके रखा, समाज से अलग रखा, उन लोगों को, यानी आज के आप देख सकते हैं कि एससीज और एसटी कम्युनिटीज को, डिप्रेस्ड क्लासेस को हम लोग किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये आई कि गांधी जी ने अपना ये बड़ा जेल में इसका विरोध कर दिया। क्या चलता है, फिर होता है पूना पैक्ट साइन। पूना पैक्ट के बाद अम्बेडकर जी कहते हैं ठीक है, हम अपना कदम वापस ले रहे हैं, क्योंकि आमरण अनशन डाल दिया था गांधी जी ने कि मैं तब फास्ट एंटल डेथ करूंगा अगर इसको हटाया नहीं जाता, क्योंकि वो एक तरीके से हिंदूज में यूनिटी तोड़ देगा और ये एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा, और ये हमारे फ्रीडम मूवमेंट को बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट कर सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम लोग थोड़ा सा इसको हट साइड करके अब हम लोग चलेंगे कि साइमन कमीशन का पूरा मुद्दा क्या होता है और उसकी कहानी कैसे चलती है आगे। तो साथियों अब हम लोग अपने चलेंगे, तो साथियों अब हम लोग अपने साइमन कमीशन को डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसका अपॉइंटमेंट नवंबर सन 1927 में कर दिया गया, जो कि 2 साल पहले कर दिया गया था। हम लोगों ने जैसे पहले कहा कि 10 साल का एक टाइम बाउंडेशन दिया गया ताकि इस एक्ट के पास होने के 10 साल बाद यानी 1929 में, सन 29 में इसका अपॉइंटमेंट होगा, बट ये क्या हुआ, 2 साल पहले ही हो गया, सन 1929 से 2 साल पहले सन 1927 में। अब आप कहें ऐसी क्या जल्दी थी भाई, आजादी तो मिल नहीं रही थी उस समय, 1947 नहीं तो 1927 था, तो ये ऐसा क्या हुआ? तो ये उसके अलग पैरामीटर्स हैं, पैराडाइम्स से कि क्या हुआ था। बेसिकली हुआ गया था कि इलेक्शन आ रहे थे, लेबर सरकार थी, लेबर सरकार हम सब लोग जानते हैं थोड़ा सा ब्रिटेन की लेफ्ट विंग पार्टी रही है, लेफ्ट विंग तो नहीं कहना चाहिए लेकिन थोड़ा सा लिबरल पार्टी रही है, कंजर्वेटिव पार्टी थोड़ी सी राइट विंग रही है। तो जो लिबरल पार्टी थी वो उस समय पावर में थी, उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था, और ऐतिहासिक रूप से भी लिबरल पार्टी हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली वो लोग ब्रिटिश थे, लेकिन उन लोगों ने इंडियंस को सपोर्ट किया है। कंजर्वेटिव हालांकि अलग ही तरफ थे, जैसे आप देख सकते हैं चर्चिल ही बेस्ट एग्जांपल है। I respect that man because he fought against fascism, and I truly respect that guy, but I don't respect him because of his comments on the डार्क कलर ऑफ इंडियंस, और जो क्या क्या अच्छे अच्छे कमेंट्स उन्होंने पास किए हैं इंडियंस के लिए, उस पे तो आई ऑब्वियसली डोंट रिस्पेक्ट हिम, बट वट एवर ही डिड फॉर द यूके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बीइंग अ हिस्टोरियन, मुझे लगता है कि वो बहुत सही कदम थे, एंड आई ट्रूली रिस्पेक्ट हिम, ऑल्दो मेनी पीपल डोंट रिस्पेक्ट हिम राइट नाउ, बट व्हाई डज इट मैटर। सो अब हम लोग देखेंगे कि उस समय लेबर की सरकार थी, अब इलेक्शंस आए थे तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखाना ही था कि भैया हमने ये किया है, हमने वो किया है, जो कि हर सरकार करती है चुनाव आने से पहले। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन के चेयरमैनशिप में, याद रखिएगा साइमन शब्द याद है, सर जॉन साइमन के सरनेम से साइमन, तो 2 साल पहले नियुक्त कर दिया ताकि कुछ दिखे तो कि कुछ काम कर रहे हैं। तो आप देखें क्योंकि ये 7 मेंबर्स की बॉडी थी, मैं शायद लिखा भी होगा, हाँ 7 मेंबर्स बॉडी थी, और इसमें सारे के सारे गोरे थे, तो गोरे होने के चक्कर में फिर इसको बॉयकॉट भी किया गया कि अब भारत में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, भारत को जो जानता भी नहीं है आप उसको भारत भेज के ये कहोगे कि तुम इसके फ्यूचर को निर्धारित करो, ऑब्वियसली नहीं। तो इस वजह से बॉयकॉट हुआ, लाला लाजपत राय जी की भी डेथ भी हुई इसी प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में। और आप देखेंगे कि 1930 तक आते आते इसने अपनी फाइनली जो रिपोर्ट थी उसको सबमिट किया आपके ब्रिटेन में पार्लियामेंट में, और आप देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स थे, प्रपोज अ फेडरेशन, एक फेडरेशन, भारत के जो ब्रिटिश टेरिटरी थी प्लस प्रिंसली स्टेट्स की एक फेडरेशन को इन लोगों ने प्रपोज किया, डायरकी को खत्म करने की बात की, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोविंसेस यानी राज्य के लेवल पे भी लाने के प्रयास करने की बात की गई, और सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने की बात की गई। अब इसी के जितने भी इस पे क्योंकि ये कोई बॉडी नहीं थी, कोई गवर्नमेंट का कुछ नहीं था,
ये एक बॉडी थी जिसको रिकमेंडेशंस के लिए बनाया गया था, ये डिसीजंस नहीं लगे, केवल रिकमेंडेशंस। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उस पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई भारत के लोगों के साथ, पार्टीज के साथ और अलग अलग मेंबर्स के साथ, और फिर एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नाम से एक, आप देखें कि कह सकते हैं चार्टर टाइप का एक निकाला गया और उसको सबमिट कर दिया गया जेएससी का जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में। तो जेएससी ने अपनी जो उसके तरफ सबमिट हुई थी रिपोर्ट उसको लेके, अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबमिट हुई रिपोर्ट तो उसमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लाइक द मंडल कमीशन। तो फिर उन लोगों ने सन 1935 में जाके इसको यही शेप दिया, क्योंकि आपका अगला एक्ट होगा जीओआई एक्ट 1935, जो कि इंडियन लॉज को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उस पर इसने बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट दिया और हम लोग अब देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो अब देखते हैं वो क्या था। तो साथियों अब हम लोग आगे चलेंगे अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि आज भी रिलेवेंट है, और वो होगा आपका जीओआई एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के कई सारे फीचर्स आपको आज भी हमारे संविधान में देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फीचर्स, लाइक 3 लिस्ट जो कि आपका एकदम शेड्यूल 7 जो है हम लोग के संविधान का, यानी सेंट्रल, प्रोविंशियल और कंकरेंट, वही सेम चीज हमारे 7th शेड्यूल में भी है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे, जैसे आप देखेंगे कि इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस को लाया गया कि गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स काम करेगा, राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में भी लाने की बात की गई, सन 37 में लाया गया। अब देखेंगे इस सन 37 में लाया गया, सन 39 में इसको फेंक दिया गया। फिर आप देखेंगे कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई और डायरकी जो था उसको खत्म कर दिया गया, राइट। डायरकी को खत्म कर दिया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले आए, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आपके इसमें, हाँ इसमें बात की जाती है ऑल इंडिया फेडरेशन की, बट ये कभी बन नहीं पाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रोविंशियल स्टेट जो होंगे वो ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे ऑल इंडिया फेडरेशन का बनना, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी इंपॉर्टेंस। 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स मिल गए इसकी वजह से। उसी तरीके से आप देखें कि महिलाओं के लिए, लेबर वर्ग के लिए और डिप्रेस क्लासेस यानी एससीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। फिर आप देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म यानी 2 सदनों का बनना, केवल एक सदन नहीं बल्कि 2 सदन आए प्रोविंशियल लेवल पे। तो 11 के जो आपके प्रोविंसेस थे, 11 राज्यों में से 6 राज्यों में लाया गया। ओके, आप देखेंगे कि इसी में आरबीआई की नींव भी रखी गई, जो कि आगे चल के इसी साल में आरबीआई एक्ट सन 1935 के रूप में भी आएगा। आप देखेंगे कि डायरकी प्रोविंसेस में खत्म की गई, लेकिन आप देखेंगे कि केंद्र में ले आया गया, बट ये एक्चुअली लाया नहीं गया, कभी आ भी नहीं पाया। मतलब ये प्रोविजन डाल दिया बट कभी काम नहीं कर पाया, कभी आ ही नहीं पाया, इम्प्लीमेंटेशन में ही नहीं आ पाया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सन 1937 में एक फेडरल कोर्ट की बात की गई, जो कि आगे चल के हमारा सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और कुछ इस तरीके से आप देखेंगे कि हम लोगों का जो काउंसिल ऑफ इंडिया था, जो कि 1858 के एक्ट से प्रारंभ हुआ था, उसको खत्म कर दिया गया, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लंदन में जो बैठता था, उसको एक टीम दे दी गई कि आप पूरा काउंसिल मत बनाओ, आप केवल टीम ऑफ एडवाइजर की टीम ऑफ एडवाइजरी से साथ बैठो कि आपको एडवाइस करेंगे और आप इनके एडवाइस पे काम करो जो भी आपको करना है। ऐसे आप देखोगे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो चलो ठीक है, लेकिन पीपीएससी और जेपीएससी का भी क्रिएशन कर दिया। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, जेपीएससी यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कैसे? 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए या फिर प्रोविंसेस के लिए इसमें कहा जाए तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जेपीएससी, नॉट झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ऑब्वियसली। फिर पीपीएससी आपकी प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडिया लेवल के लिए। और फिर आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमारे आज के भारत का कुछ इस तरीके से निर्माण होता है, और हमारे संविधान की नींव कुछ इस तरीके से रखी जाती है, जो कि हमारे संविधान को बहुत मेजर तरीके से इफेक्ट करने जाएगा।